हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महर्ष वर्णमाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन काल है 1290 से 1320 ईस्वी। यह अध्याय 22 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, मुबारक शाह खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश में खिज्र खां के बारे में, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में, और इसके बाद प्रथम अफगान राज लोदी वंश, इसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के प्रमुख जो सुल्तान है, पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका समय या शासन काल जो है 1290 से 1296 ईस्वी और इनका राजवंश खिलजी वंश है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी, इनका भी राजवंश जो है खिलजी वंश है। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इनका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी और राजवंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इनका जो शासनकाल है 1290 से 1320 ईस्वी। सबसे पहले इसमें जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में डिस्कस करेंगे और समय जो है इनका 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से जो है एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जहादार यानी शाही अंगरक्षक के पद को ग्रहण किया, जिसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी तथा आरिज ए मुमालिक यानी सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक, याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज, ठीक है, जो खिलजी वंश का संस्थापक था भारत में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 13 जून 1290 में कैकुबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी यानी किलूगढ़ी महल में इसका राजारोहण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। उसने सिर्फ 6 वर्ष तक जो है शासन किया था। कितना? तो 6 वर्ष तक, याद रखिएगा। देखिए, वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति जो है अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। जलालुद्दीन के समय में ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन के नीति को जो है अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा जो भी उसका विरोध करने का प्रयत्न करता वह कड़ी सजा जो है देता था। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति जो है प्राप्त की। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की जो इच्छा है प्रबल हो उठी, ठीक है, और उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके वह स्वयं सत्ता जो है अर्जित कर ली। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को जो है कड़ा मानिकपुर से, जो कड़ा मानिकपुर है, यहाँ पे जो है अपने को सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने से पूर्व सूबेदार था। और इसका राजाभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में किया गया। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बनाए रखने का माध्यम अपनाया। जलालुद्दीन के शासन काल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए थे। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना जो है निषिद्ध कर दिया गया तथा सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली की जो है स्थापना की थी। गुप्तचर प्रणाली। अलाउद्दीन का जो साम्राज्य विस्तार था इसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो है राजस्थान है।
अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान की सबसे मजबूत किले के रूप में थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। सुल्तान ने 3 माह तक किले पर घेरा डाले रखा। राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए। महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यही देखा था। जो अमीर खुसरो था, इसने सर्वप्रथम जो जौहर व्रत था, जौहर प्रथा था, यहीं पर देखा था। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अलाउद्दीन ने अत्यधिक निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला। राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, परंतु अंत में क्या हुआ, उसने किले पर अधिकार कर लिया 1303 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया गया और उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। दक्कन और दक्षिण भारत, मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया तथा उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार को नियुक्त कर दिया गया। 1306 से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकरण के विरुद्ध था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा बगलाना पर अधिकार जमाए बैठा था। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवगिरी का राय रामचंद्र था, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। दूसरे आक्रमण का नियंत्रण अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपा, जिसमें रायकरण ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका राज वापस कर दिया गया तथा उसे राय रायन के खिताब के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखना है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1309 से 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वरांगल पर किया गया था। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वार समुद्रम माबर यानी आधुनिक कर्नाटक व मदुरै यानी तमिलनाडु थे। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरै तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सिरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में दिल्ली में सीरी को अपना राजधानी बनाया और इसका किलाबंदी करवाई। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान की तथा सिकंदर ए सानी खिताब धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार अस्थायी सेना गठित की थी। वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार अस्थायी सेना को गठित की थी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी जो नीति है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे सहना यानी अधीक्षक कहा जाता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों और कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र यानी यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की जो सीमा है, यहां तक के प्रदेश में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया गया। राजस्व एकत्र करने के लिए
मुस्तखराज, ठीक है, राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इस्लामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का जो है आविष्कार किया और वीणा को संशोधित किया था। देखिए, जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए तथा उनके एजेंटों और परिजनों को नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो राज ने अपने भंडार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता या माप तौल के गलत पैमाने का प्रयोग करता था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। बरनी के अनुसार अगर बात करें तो अकाल के समय भी कीमतों में एक दाम यानी बहुत कम मूल्य का सिक्का एक दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का अस्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए जो है अत्यधिक महत्व रखता था। अलाउद्दीन ने अच्छी नस्ल के घोड़े की कीमत 100 से 120 टका तय की, जबकि सेना के काम नहीं आने वाले जो टट्टू की कीमत थी वो 22 से 25 टका रखी गई थी। मवेशी और गुलामों की कीमतों का नियमन कड़ाई से किया जाता था। भू राजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधाएं हुई। नगद वेतन देने वाला वह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके समय में सवार यानी घुड़सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टके या प्रति माह लगभग 20 टके दिए जाते थे। ठीक है, तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत जो अभियान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है गुजरात राज। शासक था रायकरण बघेला कर्ण और अभियान का नेतृत्व उलूग खां और नुसरत खां ने किया था 1298 ईस्वी में। और गुजरात अभियान के काल में जैसलमेर को विजित किया। राजा जो कर्ण था ये भाग गया था। इसके बाद रणथंभौर है। शासक थे राणा हमीरदेव चौहान वंश के और अभियान का नेतृत्व उलूग खां और नुसरत खां ने किया था 1301 ईस्वी में। पहले राणा सांगा ने आक्रमण को विफल कर दिया था और नुसरत खां मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई, फलस्वरूप स्त्रियों ने जौहर कर लिया। इसके बाद चित्तौड़। शासक थे रतन सिंह। अभियान का जो नेतृत्व करता थे अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। 1311 ईस्वी में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया गया। इसके बाद मालवा। इसके शासक थे महलकदेव। ठीक है, महलकदेव। और अभियान का नेतृत्व किसने किया था तो आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इसका नेतृत्व किया था 1305 ईस्वी में। देखिए, महलक देव मांडू भाग गया था और मालवा खिलजी साम्राज्य के अधीन हो गया। ठीक है, मालवा खिलजी साम्राज्य के अधीन हो गया जब मालक देव मांडू जो है भाग गया तब। सिवाना। शासक थे शीतल देव परमार वंश से और कमालुद्दीन कुर्ग इसके नेतृत्व करता थे 1308 ईस्वी। और जालौर जो है इसके शासक थे कानदेव या कृष्णदेव और नेतृत्वकर्ता कौन थे कमालुद्दीन कुर्ग 1311 ईस्वी में। कानदेव के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ जो है सौंप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान जो नेक्स्ट है राज्य देवगिरी। इसके शासक थे रामचंद्र देव या ये जो थे इनका संबंध यादव शासक से था। यादव शासक थे रामचंद्र देव और इनका जो अभियान का नेतृत्व करता था इसका तो अलाउद्दीन खिलजी था 1296 ईस्वी में। रामचंद्र देव ने एलिचपुर प्रांत से होने वाली आय देने का जो है वचन दिया था। इसके बाद देवगिरी। शासक थे रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था 1307 ईस्वी में। वचन देने के बाद भी रामचंद्र ने अलाउद्दीन को कर देना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप
खिलजी ने आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात रामचंद्र दिल्ली पहुंचा, जहां अलाउद्दीन ने मित्रवत व्यवहार कर रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी और नवसारी जिला भेंट किया। रामदेव की पुत्री इलापाली से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया। इसके बाद वरांगल, और इसके शासक थे, याद रखिएगा, काकतीय वंश से संबंधित प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर मलिक काफूर थे, इसके अभियान का नेतृत्व किया था। और कब? 1309 ईस्वी में देवगिरी ने काफूर की सहायता की तथा मलिक काफूर तेलंगाना की राजधानी पहुंचा, जहां से वह शासक की सोने की मूर्ति, कोहिनूर हीरा और भारी मात्रा में लूट का माल लेकर लौटा। इसके बाद द्वार समुद्रम, वीर बल्लाल तृतीय, होयसल वंश, ये जो थे शासक थे, और जो नेतृत्व करता था मलिक काफूर। 1310 में देवगिरी के सेनापति पारस देव यानी परशुराम दलावे ने भी काफूर की सहायता की। वीर बल्लाल ने पांडे उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया, समर्पण कर दिया और काफूर के साथ दिल्ली चला गया, जिसका अलाउद्दीन ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद पांडे, और शासक थे वीर पांडे, नेतृत्वकर्ता मलिक काफूर। 1311 ईस्वी में काफूर पांडे राज के उत्तराधिकारी युद्ध में सुंदर पांडे के पक्ष में गया था, जिसके हाथ में वीर बल्लाल भी था, और यह अभियान लूट की दृष्टि से श्रेष्ठ था। इसके बाद देवगिरी, शासक थे शंकरदेव यानी सिंहड़ तृतीय। मलिक काफूर इसके नेतृत्वकर्ता। 1313 ईस्वी में शंकरदेव सिंहड़ तृतीय मारा गया और देवगिरी अधिकांशतः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। देखिए, अगर बात करें तो इसने प्रथम बार घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली को प्रारंभ किया था। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि इसने प्रथम बार घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली को प्रारंभ किया, और इसके अंतर्गत राज के द्वारा घोड़े पर मोहर का निशान लगा दिया जाता था। इतिहासकार बर्नी का मानना है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से भी आम जनता का शोषण करते थे। व्यापारियों को चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, मूल नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट से लाभान्वित हुए। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा था कि द्वाब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर यानी खर्राज के रूप में निश्चित किया था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर जिसे घरही और चराई कर जिन्हें चरही कहा जाता था, तो इसने 2 कर लगाए थे, मकान कर और चराई कर। बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो खूत और मुकदम जीन जरपोश से सजे घोड़े पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलोरियां चबा सकते थे। बर्नी के अनुसार खूत और मुकदम जीन जरपोश से सजे घोड़े पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलोरियां चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उसके मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, समय है 1316 से 1320 ईस्वी। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल वसिक विलाह की उपाधि धारण की। उसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया। बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था। बर्नी के अनुसार अगर बात किया जाए तो मुबारक जो खिलजी थे ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में यानी नंगा होकर आते थे। देखिए, खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था। 1320 ईस्वी में खुसरो शाह द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई और खुसरो शाह के नाम से शासक बना। ये उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। अलाउद्दीन की जो मंत्री परिषद है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो वजीर होते हैं, जो वजीर थे उसके समय, यानी जो वजीर का मतलब मुख्यमंत्री, और इनका जो विभाग था दीवाने वजारत,
ठीक है। विदेशी विभाग को दीवाने रिसालत कहा जाता था। शाही आदेश का पालन करने वाले विभाग को दीवाने इंसा और सैन्य मंत्री इसके विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता था। आपको याद रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण जो अधिकारी हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इस अधिकारी का जो विभाग होता था किस नाम से जाना जाता था? जैसे बाजार निरीक्षक अधिकारी थे, इनके विभाग को बरीद ए मंडी कहा जाता था। बाजार अधीक्षक को सहना ए मंडी, बाजार नियंत्रक के अधिकारी जो थे इनके विभाग को दीवान ए रियासत, गुप्तचर जो अधिकारी थे इनके विभाग को मुहियान, ठीक है। न्याय अधिकारी के जो विभाग थे इनका नाम था सराय अदल। इसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो शासनकाल है 1320 से 1412 ईस्वी। तुगलक वंश की जो स्थापना है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था, ठीक है। और इसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक, समय है 1320 से 1325 ईस्वी। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया तथा अकाल संहिता का भी निर्माण किया। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। 1325 ईस्वी में तिरहुत के विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय मार्ग यानी तुगलकाबाद के निकट जो है अफगानपुर में ही सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, समय है 1325 से 1351 ईस्वी। और अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पश्चात जो है मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, ये कहता है इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था और यह कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित, किससे? सोने से जड़ित, सोने से लगा हुआ ईंटों से एक महल बनवाया तथा उसके अंदर एक कुंड बनवाकर उसे सोने से भर दिया था। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए। कौन कौन? तो देखिए तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए। गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और भतीजा फिरोज शाह तुगलक। समय आप देख सकते हैं और याद रखिएगा। तुगलक वंश, देखिए तुगलक वंश जो है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो पहला जो है गयासुद्दीन तुगलक, ये गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। और एक है मलिक रजब, ये भट्टी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। इसके बाद देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां। और इसके बाद देखिए जो मलिक रजब है इसके अंतर्गत जो आता है वह है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगर इसके अंतर्गत देखें तो फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत फतेह खान के अंतर्गत गयासुद्दीन, नुसरत शाह, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत जफर खां, और इसके बाद जो है जफर खां के अंतर्गत अबू बक्र, इसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, और नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के अंतर्गत अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट और महमूद शाह, ठीक है, ये आते हैं। इनके अंतर्गत इनके क्रम को जो है आपको ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत कौन आता है, पहले कौन उसके बाद कौन, तो आपको ध्यान रखना है, क्रम इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश के शासकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। समय है 1325 से 1351 ईस्वी। और इस काल में उत्तरी अफ्रीका यानी मोरक्को का एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आता है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मोहम्मद ऊंचे आदर्शों पर जो है विश्वास करने वाला शासक था, ठीक है। देखिए मोहम्मद तुगलक ने अपने शासन काल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर कहा, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता, यानी रोग ग्रसित हो गया है और इसका उपचार नहीं किया जा सकता है। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक ने अपने वक्तव्य जो मतलब कि शासन काल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर अपना वक्तव्य को व्यक्त किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक और न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व जो है समाप्त करके एक धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना की, और उसके इस कार्य से उलेमा वर्ग जो है कट्टर दुश्मन बन गए।
मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसने जैन विद्वान जीन प्रभासूरी व राजशेखर का अपने दरबार में स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण, याद रखिएगा, अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासिरिन तरमासिरिन 1326 से 1327 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, तरमासिरिन के नेतृत्व में मंगोल सिंध तक आ गए और उनका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त कर दिया बल्कि कालानौर पर भी अधिकार कर लिया और कुछ समय तक उसका वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था। उसने तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके बहुत से विचार बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण थे, परंतु उसने उनको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रयोग हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए। उसने धर्म और दर्शन का जो एक गहरा अध्ययन किया था तथा वह बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि और खुले विचार वाला व्यक्ति था। इसके बाद राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद कदम राजधानी का दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरण करना था। सुल्तान देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण जो है स्थापित कर सके। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जो है एक सड़क का निर्माण करवाया जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराय बनवाई थी। ठीक है, सराय बनवाई गई, परंतु दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा और इसका जो समय 1329 से 1330 ईस्वी के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी महत्वपूर्ण पहल प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करना था। 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इस प्रयोग से पूर्व चीन का कुबलई खा प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। 1294 में काई कातू नामक एक ईरानी शासक ने अपने देश में कागजी मुद्रा चांद प्रचलित करने की जो है कोशिश की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का जो है निर्णय किया और जिसका मूल्य चांदी के टक्के के बराबर ही था। लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना आरंभ कर दिया। अंत में मोहम्मद ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया। उसने कांसे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन दिया। खुरासान योजना क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, खुरासान जो योजना है यह अभियान हिमालय क्षेत्र में कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था और कहा जाता है कि इसका उद्देश्य चीनियों की बढ़त को रोकना था। दिल्ली की सेना कठिनाई भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई तथा वहां विपत्ति में फंस गई। कराचील अभियान में कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे। मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया। इसके बाद है कृषि सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से अधिकांश सुधार दोआब के क्षेत्र में लागू किया गया। इस योजना के दौरान अकाल का 6 साल तक जो है एक लंबा दौर चला जिसने प्रदेश को नष्ट कर दिया। पशुओं और बीजों के लिए कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ कराकर राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस समय तक दिल्ली में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी कि वातावरण दूषित हो गया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गदारी नामक शिविर में चला गया। लगभग 2.5 वर्षों तक वो वहीं रहा। उसने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की। उसने दीवान ए अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्रों को विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, प्रत्येक प्रखंड को एक अधिकारी का अधीन रखा गया जिसका काम किसानों को ऋण देकर कृषि का विस्तार करना तथा उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। जैसे जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के बदले गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर और खजूर। आप याद रखिएगा, यह योजना विफल हो गई जिसका कारण इसे कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों की अनुभवहीनता और भ्रष्टाचार। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था, वहीं उसके विघटन की प्रक्रिया के आरंभ का दौर भी साबित हुआ। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन। देखिए,
मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह हुए। साम्राज्य के विभिन्न भागों जैसे बंगाल, माबर यानी तमिलनाडु, वरांगल, काम्पली यानी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध में एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहां जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया, जिसके विस्तार ने बहमनी साम्राज्य का रूप ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोहों को दबाने में सफलता प्राप्त की। सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक आसीन हुआ। फिरोज शाह तुगलक, इसका समय है 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। रजब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था। फिरोज उसी का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों से अमीरों में जो है और साथ ही सेना में भी गहरा जो है असंतोष फैल गया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया। उसने हुक्म जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु हो तो इक्ता सहित उसका स्थान उत्तराधिकारी में उसके पुत्र को दे दिया जाए। उसने अमीरों की यातना देने की प्रथा जो है समाप्त कर दी, जिससे अमीर लोग प्रसन्न हुए। देखिए, वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज शाह ने सेना पर भी लागू कर दिया। सिपाहियों को नगद वेतन नहीं दिया गया, बल्कि अलग अलग गांवों के भू राजस्व उनके नाम जो है कर दिए गए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो रहा है। जब सिपाहियों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया जाता था तो वे किरानियों को घूस देकर अपने खराब घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में वे शुमार करवा लेते थे। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज को विशुद्ध इस्लामी राज घोषित करके उलेमाओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। पहले वह भू राजस्व कर का ही हिस्सा था और इस कर से केवल स्त्री, बच्चों, अंधों, अपंगों और जीविका के साधन से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए। दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था विभाग याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग का शासक बलबन था। दीवान ए रियासत यानी बाजार नियंत्रण का शासक अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तक राज यानी राजस्व विभाग का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात यानी दान विभाग का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान यानी गुलाम विभाग का जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। संगीत, आयुर्वेद और गणित के भी कई ग्रंथ उसके शासनकाल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित किए गए। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए तथा कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया और गरीबों की पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिया। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए जो है एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी करता था। उसने अनेक नहरों की मरम्मत करवाई और अनेक नई नहरें खुदवाई। सबसे बड़ी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी। एक अन्य नहर यमुना से निकलती थी। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत बिखर गई और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ जो है तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। सुल्तान मोहम्मद और नासरुद्दीन महमूद जो है इसका समय 1394 से 1412 ईस्वी है। यह महत्वाकांक्षी अमीरों और विद्रोही राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण से सल्तनत काल की नींव कमजोर हो गई। तैमूर ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश कर अत्यधिक तबाही मचाई। उसने बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। इस आक्रमण के द्वारा भारत से बहुत सा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि विदेश ले जाया गया। राजस्व देखिए, अगर बात किया जाए तो राजमिस्त्री, संगतरास, बढ़ई आदि अनेक कारीगरों को तैमूर अपने साथ ले गया। इनमें से कुछ लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद में अनेक सुंदर इमारतें बनाने में जो है योगदान दिया। भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत जो है सीमित ही रहा। तैमूर के विद्रोह को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर भी
या दौर की समाप्ति का सूचक जो है माना जा सकता है। और यद्यपि स्वयं तुगलक राजवंश जैसे तैसे जो है 1412 ईस्वी तक जो है कायम रह सका। सैद वंश समय है 1414 से 1451 ईस्वी। देखिए, खिज्र खां का जो शासनकाल है 1414 से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह का 1421 से 1434, मोहम्मद शाह का 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह का 1445 से 1451 ईस्वी। इसके बाद है खिज्र खां, इसका शासनकाल है 1414 से 1421 ईस्वी। सैद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने रयत ए आला की उपाधि ली। वह अपने शासन काल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है मुबारक शाह, समय है 1421 से 1434 ईस्वी। खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना। वह खिज्र खां की रयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। मुबारक खां सैद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर जो है मुबारकाबाद नामक जो है एक नगर बसाया था। विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है उसका समकालीन और आश्रित विद्वान था। उसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी प्रचलित करवाए। इसके बाद है मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी अयोग्यता से उसने सैद वंश के पतन का मार्ग को जो है प्रशस्त कर दिया। लेकिन वजीर सखरुल मुल्क ने साम्राज्य को लंबे समय तक जो है संभाले रखा। मोहम्मद शाह ने उसे खान ए जहां की उपाधि प्रदान की। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, समय है 1445 से 1476 ईस्वी। मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। यह सैद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में यह कहावत देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालम तक लोकप्रिय हो गई। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैदों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। प्रथम अफगान राज लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। मकबरों का जो काल है आप देख सकते हैं। बहलोल लोदी, इनका जो शासनकाल है 1451 से 1489। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है 1489 से 1517। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी। इसके बाद बहलोल लोदी के बारे में देख लेते हैं। समय है 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज की स्थापना की। सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के पुत्री बीबी राजी से हुआ था। बहलोल और महमूद शाह की सेनाओं के मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोदी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया और 12 जून 1489 में मिलावली में बहलोल लोदी का मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर राज का दिल्ली सल्तनत में विलय था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक जो है यानी 38 वर्ष तक जो है शासन किया था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वह प्रथम अफगान वंश था। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए थे। कौन से सिक्के? बहलोल सिक्के, याद रखिएगा। इसके बाद है सिकंदर लोदी, 1489 से 1527 ईस्वी। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में जो है कविताएं लिखता था। यहां से प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है। 21 नवंबर 1513 को उसकी मृत्यु हो गई।
सिकंदर लोदी ने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया जो प्राय 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। क्या रखा गया? फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोदी के समय में ज्ञान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लजत ए सिकंदर शाह की रचना हुई थी। इसके बाद है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसके मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथ में चली गई। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार जो है लागू किए थे? किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र देव। थर्ड नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो द्वाब में कर वृद्धि, इसके बाद राजधानी परिवर्तन, इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसके बाद खुरासान अभियान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? तो सिकंदर लोदी के द्वारा लाए गए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। 6 नंबर है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई कर लगाने वाला या हक ए सर्व जो है कर दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा। और 7 नंबर है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम जो है आपको याद रखना है, सबसे पहले इलबरी तुर्क, ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक, इसके बाद सैयद और लास्ट में लोदी वंश। मैंने बोला था क्रम याद रखना है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर को किसने मतलब कि स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे हमसे जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।